साल पहले एक खेत में जानवरों को बिना भोजन के छोड़ दिया गया था। लाल मुर्गी ने खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए पूरा खेत घूमने का फैसला किया। वो पहले गाय के पास गई। क्या तुम खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए मेरे साथ आओगी? नहीं, मैं नहीं आ सकती। बहुत गर्मी है, मुझसे चला नहीं जाएगा। तब वो सूअर के पास चली गई। क्या तुम मुझे भोजन खोजने में मदद करोगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता। यहाँ बहुत गर्मी है, मुझसे तो हिला भी नहीं जाएगा। बाद में कुत्ते के पास गई। क्या तुम मेरी भोजन खोजने में मदद करोगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता। यहाँ बहुत गर्मी है, मैं तो चल भी नहीं सकता। और अंत में बतख के पास गई। क्या तुम खाना ढूंढने के लिए मेरे साथ आओगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता। बहुत गर्मी है, मैं पानी से बाहर ही नहीं निकल सकता। जब कोई भी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ, मुर्गी ने खुद ही खेत छोड़ने का फैसला किया। चलते चलते उसने जमीन पर कुछ गेहूं के दाने पाए। वो बहुत खुश हो गई। वो खेत में लौट आई। उसने गेहूं के दाने बोने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। गाय, देखो, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं। क्या तुम बोने में मदद करोगी? नहीं, मैंने पहले ही तुम्हें बताया, बहुत गर्मी है। मुर्गी सूअर के पास गई। सूअर, देखो, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं। क्या तुम बोना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता। इसके लिए मौसम बहुत गर्म है। वो कुत्ते के पास गई। दोस्त, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं। मेरे साथ बोना चाहोगे? नहीं, बहुत गर्मी है। और अंत में वो बतख के पास गई। हे बतख, देखो, मुझे गेहूं के दाने मिले। तुम बोना चाहोगे? नहीं, इस गर्मी में मैं पानी से निकल ही नहीं सकता। ठीक है, मैं खुद ही बोऊंगी। जब उसने देखा कि उसकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता, तो उसने खुद ही दाने बोने का फैसला किया। हफ्ते गुजर गए। बरसात के दिन शुरू हो गए थे। बीज उग आया था, लेकिन बगीचे में उगी जंगली घास की सफाई करने की जरूरत थी। घास को साफ करने में मेरी मदद कौन करेगा? यह अब बहुत गंदा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। मैं गंदा हो जाऊंगा, नहीं कर सकता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो मैं खुद ही कर लूंगी। लाल मुर्गी ने अंकुर के बीच उगे जंगली घास को साफ करना शुरू कर दिया। गेहूं बढ़ने के कुछ समय बाद ही अब गेहूं की कटाई करने का समय था। मुर्गी उसके दोस्तों के पास गई और पूछा कि क्या वे फसल काटने में मदद करेंगे। गाय, गेहूं उग आया है, क्या फसल काटने में मदद करोगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती। सूअर, देखना चाहोगे कि गेहूं कैसा उगाया है? क्या तुम फसल काटने में मदद करोगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं करना है। मेरे दोस्त, गेहूं उगाया है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? कौन, मैं? बिल्कुल नहीं। हे बतख, गेहूं उगाया है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? बेशक मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसे अपने आप कर लूंगी। लाल मुर्गी ने देर रात तक काम किया। उसने गेहूं के धान की एक एक करके खुद ही कटाई की। अब गेहूं आटे में बदलने का समय था। वो अपने दोस्तों से मदद मांगने गई। दोस्तों, हमें आटा बनाने के लिए गेहूं पीसना होगा। कौन कौन मेरी मदद करेगा? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता। ये मेरा झपकी लेने का समय है। मैं तो बिल्कुल ही मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। पानी में उतरकर ठंडा होने की आवश्यकता है। मुर्गी ने चक्की में गेहूं पीसकर आटा बना लिया। चलो, अब स्वादिष्ट रोटी बनाते हैं। मुर्गी उसके दोस्तों के पास गई। वो उन्हें एक आखिरी मौका देना चाहती थी। गाय, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। तुम्हारे बारे में क्या, सूअर? आज नहीं, मैं बहुत ही थक गया हूँ।
नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता और मुझे पता भी नहीं रोटी कैसे बनाते हैं। इस बार मुर्गी को बहुत गुस्सा आया था। खुद ही वो रसोई में गई। सबसे पहले उसने जिस आटे को बनाया था उससे रोटी बना दी, फिर उसे एक आकार दिया और अंत में ओवन में डालकर इसके पकने का इंतजार करने लगी। रोटी की अद्भुत सुगंध फैलने के बाद उसने इसे ओवन से बाहर निकाला, बागीचे में गई और मेज पर बैठ गई। बाद में अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों, रोटी तैयार है, कौन इसे मेरे साथ खाना चाहेगा? मुर्गी के सामने अद्भुत रोटी देखकर एक साथ वे सब उसके सामने चले गए। मुझे थोड़ा चाहिए। ओ, मुझे भी। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। ये सही समय है दोस्त। अरे मुझे भी। मुझे रोटी पसंद है, आओ चलो खाएं। मैं नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। मैंने सब कुछ अपने आप किया, केवल मैं इसे खाने के लायक हूँ, सब कुछ अपने दम पर। बड़े चाव से मुर्गी ने रोटी खाना शुरू किया, लेकिन ये बात भी भूल नहीं पा रही थी कि उसके दोस्त भी भूखे थे। अब से यदि आप मदद करने का वादा करते हैं तो मैं अपनी रोटी तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ। खेत के सभी जानवर शर्मिंदा थे। उन्हें पता था कि वो सही थी। हम तुमसे वादा करते हैं, अब और आलस से नहीं। मुर्गी जानती थी कि उसके दोस्तों ने एक अच्छा सबक सीखा है, तो उसने अपनी रोटी उनके साथ बांट ली। एक अच्छे खाने के साथ वे अब भरे पेट से बहुत खुश थे। एक समय की बात है, एक गरीब विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने को कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए, वो लोग और गरीब हो गए। एक वक्त आया जब उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक के माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे दाम में बेचना, शायद फिर वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते समय जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा मिला। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। बीन्स? पर ये जादुई बीन्स है। जैक को उस पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर वो बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो, ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस पर विश्वास किया और उस जादुई बीन के बदले अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। अपने काम से खुश होकर जैक घर की तरफ दौड़ा। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम में बेचकर आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा, तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा।
सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई साधारण पेड़ था, ना कोई फूल, ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस विशाल बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहाँ सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने अंदर से जवाब दिया। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने को होगा? हाँ है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले जाना होगा यहाँ से। मेरे पति को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाते हैं। जैक बहुत डरा हुआ था पर उतना ही भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई गहरी आवाज में बाहर बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी, अभी के अभी ओवन में जाकर छुप जाओ बच्चे। जैक ओवन में जाकर छिप गया। वो राक्षस किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मीट की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने पर वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और घर के अंदर दौड़ता हुआ गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस राक्षस के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। राक्षस की आवाज सुनते ही जैक ओवन में जाकर छुप गया। खाना हो जाने पर राक्षस ने अपनी पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब पत्नी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब राक्षस सो गया, जैक ओवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपना लक ट्राई करने की सोची।
और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो राक्षस के घर में छुप के घुस गया, उसकी पत्नी से छुपते हुए, और बड़े से कॉपर के पॉट में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। इस बार राक्षस की बीवी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद अवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया, पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजाने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी, इसलिए वो राक्षस के घुटनों से चढ़ता हुआ टेबल पर पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। हेल्प! वीणा चिल्लाई। जैक ने वीणा को अपने पीठ पर लेकर टेबल से छलांग लगाई। राक्षस उठ गया और जैक के पीछे दौड़ा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और राक्षस उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी, और आरी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और राक्षस जोरों से नीचे जमीन पर गिर गया। वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। वो लोग ठीक थे, पर जैक को अपनी हरकत पर काफी पछतावा हो रहा था। वो अपनी लालच की वजह से आज जान खो बैठता। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और वो कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। हाँ, उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मदद के लिए, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा। बहुत पहले की बात है। अली बाबा नाम का एक कारपेंटर हुआ करता था। वो अपनी पत्नी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेच के घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया, तभी उसे आवाज सुनाई दी घोड़ों के एक टोली की, और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर है, मैं छुप जाता हूँ। गधे को झाड़ियों के पीछे छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो टोली सीधे उस पेड़ के नीचे ही आके रुकी। अली बाबा ने गिनती की, वो 40 थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका सरदार एक बड़े चट्टान की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ।
वो बड़ा चट्टान हट गया एक गेट की तरफ और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक करके अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो चट्टान फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को भरोसा नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में वो चट्टान फिर हिला और चोर बाहर आए। सरदार बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस चट्टान ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो थोड़ी ही देर में घोड़े पे सवार होके चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधे चट्टान की तरफ गया। उसने वही शब्द कहे, खुल जा सिम सिम। वो चट्टान गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देख के उसका सिर फिर गया। सोने के सिक्के, हीरे, खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने चौंक के 3 झोले भर के सामान लिया और निकल गया। बाहर उसने फिर से वही शब्द बोले जो सरदार ने बोले थे, बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा सब लाया कहां से, इतना सोना कहां से मिला। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देते हैं। तो तुम दफनाने के लिए जगह बनाओ। मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था पर लालची भी। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता, इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी पत्नी कासिम से नापने का बर्तन मांगने पहुंची। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगी उसमें? अली बाबा की पत्नी ने कुछ झूठ मूठ का बोल दिया। कासिम को उस पे भरोसा नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगा के दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए। उसके बाद अली बाबा की पत्नी कासिम को बर्तन लौटाने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। ये बहुत बड़ी गलती की उसने। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हक्का बक्का रह गया। कहां से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते। कहां से आया ये सोना? बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं ले चलते तो मैं चोरों को बता दूंगा तुमने क्या किया। पर कासिम, अली बाबा को मालूम था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है। अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर फिर ना आ जाए। दोनों वापस घर लौट आए, पर कासिम का ध्यान वहीं गुफा में था। वो हाथों हाथ 2 गधे लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो शब्द दोहराए जो अली बाबा ने बोले थे, खुल जा सिम सिम।
वो चट्टान हट गया और रास्ता खुल गया। कासिम को भरोसा नहीं हुआ। अंदर का नजारा उसे हक्का बक्का कर गया। इतना सोना देख के उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने सोना भरा अपने झोलों में। जब जगह नहीं बची वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो चट्टान से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो शब्द बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे। तो वो कुछ भी अनशंट बोलने लगा। खुल जा टिम टिम, खुल जा कुमकुम, खुल जा जिम जिम। कितना भी बोला पर वो चट्टान टस से मस नहीं हुआ। घबराया हुआ, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इतनी देर में चोर गुफा पहुंच गए। उनको कासिम के गधे देख के शक हुआ और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। खुल जा सिम सिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। देर रात होने पर कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा को भी कासिम की चिंता थी। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के गधे दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका कामकाज संभाला और उसकी तरक्की की। वो अमीर होते गए। उसी समय चोरों के सरदार को समझ आया कि गुफा से सोना दिन पे दिन कम होता जा रहा है। तो उसने एक चोर को ध्यान रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई ऐसा है जो नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को कासिम की पत्नी जब घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है। तो उसने रंग लेके आसपास के सारे दरवाजों पर वैसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोरों की टोली अली बाबा का घर ढूंढने आई। तब उन्हें सारे दरवाजों पर वो निशान दिखा। हार के वो लौट गए, पर उनका सरदार जिद्दी था। उसने भेष बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा ने खोला। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं तेल बेचने निकला था। सुनने में आया है कि आप यहाँ के सबसे अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, खरीदेंगे? अली बाबा ने सरदार को तेल का व्यापारी समझ के रात को खाने पे आने के लिए कहा। तेल की 40 बरनियां लेके वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी की। रात को वहीं रुकने की सलाह देने पर सरदार ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की पत्नी तेल की बरनियां देखने गई। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। हम निकले अभी? नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि तेल नहीं, इनमें तो चोर छुपे हैं, और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो रसोई में गई और काफी तेल गरम किया
और हर एक बरनी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी ना पाए। देर रात सबके सोने के बाद सरदार उनके पास आया। अब आ जाओ। उसे कोई हरकत नहीं दिखी तो उसने दोबारा बोला। सो गए क्या? उसने फिर बोला, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बरनी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे उसका दिल बैठ गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की पत्नी ने अली बाबा को ये हादसा बताया। अब वो बिना चोरों की चिंता किए पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे।